अनुभवी पिता ने अपने नालायक बेटे को सिखाया ऐसा सबक कि उसकी रूह कांप गई। आंगन में बैठी सीढ़ियों की ओर देखते हुए सुमन जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। पति पुरुषोत्तम जी देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ सुमन, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? और तुम वहाँ क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें वीनू याद आ रहा है? इतना सुन सुमन जी पति के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जाओ मेरी प्यारी पत्नी, चुप हो जाओ। मुझे मालूम है तुम क्या सोच सोच कर रो रही हो। वीनू का बचपन याद करके रो रही हो। इस घर में इन सीढ़ियों पर उसका बचपन गुजरा है और इन सीढ़ियों से तो उसका गहरा नाता था। बार बार इन्हीं पर चढ़ता था और गिरता रहता था। खाना पीना भी इसी पर बैठकर होता था उसका। सुमन जी उनकी बातें सुनकर मुस्कुराई और बोली, हाँ जी, बच्चे कैसे होते हैं, जो चीज़ पसंद आ जाए उसी के पीछे लग जाते हैं। ऐसे ही वीनू है, बहुत जिद्दी है हमारा बेटा। लेकिन जब वो था घर में कितनी रौनक थी। बच्चे को जन्म देकर पाल पोसकर बड़े किए, लेकिन उनके भविष्य के लिए उनकी जुदाई का गम भी सहन करना पड़ता है। दोनों बातें करते रहते हैं। उधर मुंबई में विनय पता नहीं माँ बाबूजी मानेंगे या नहीं, न जाने उनका क्या रिएक्शन होगा मेरी बात सुनकर। भगवान करे माँ बाबूजी इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी मान जाए, यही सब सोच रहा था। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? अंकिता के सामने मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा? 3 साल बाद इतनी मुश्किलों से राजी हुई है वह। विनय इन्हीं सोच में गुम था कि उसकी सोच का सिलसिला तब टूटा जब स्टेशन में चढ़ने वाली भीड़ में से एक यात्री ने विनय की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे भाई साहब, किन सोच में गुम हो, थोड़ा आगे खिसको, जरा हमें भी बैठने की जगह दो। विनय बिना कुछ बोले अपनी सीट पर सिमट कर बैठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। देखते ही देखते वह फिर अपने ख्यालों की दुनिया में डूबता चला गया। अंकिता से जुड़ी हसीन यादों के साथ बहता चला जा रहा था। बात उन दिनों की है जब अंकिता और विनय दोनों ही टेलीविज़न की दुनिया में पांव जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और मुंबई लोकल ट्रेन में धक्के खाकर यात्रा करना उनकी रोज़मर्रा की दिनचर्या का हिस्सा हुआ करता था। रोज की तरह आज भी बड़ी बड़ी गहरी आंखें, दूध सी उजली रंगत और सामान्य से ज़्यादा कहीं खूबसूरत नए नक्श वाली लड़की प्यारी सी मुस्कान के साथ सामने वाली बर्थ पर आकर बैठ गई। उसके आते ही विनय की धड़कन जैसे ट्रेन की रफ्तार की तरह तेज हो चली थी, पर बिना कुछ बोले दिल पर काबू रखते हुए वह बस कनखियों से देखता रहा। वैसे तो अंकिता के नाम का दिया पहले दिन से ही विनय के दिल में रोशन हो गया था। आज तक उस मोहिनी सूरत वाली से बात करने की हिम्मत न जुटा पाया था वह, लेकिन उसे क्या मालूम था कि प्यार की जो ज्वाला उसके मन में जल रही है, भला अंकिता उस ज्वाला से अपना आंचल कैसे बचा सकती थी। वह भी मौका मिलते ही विनय पर अपनी प्यार भरी नज़र डालना नहीं भूलती थी। उनकी बातों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब एक दिन देर रात को यात्रा करते हुए अंधेरी स्टेशन से चढ़ने वाले लोफर लड़कों के ग्रुप से बचाकर विनय ने अंकिता को सुरक्षित उसके कमरे पर पहुंचाया। यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। उन्हीं सोचों की उधेड़ बुन में विनय अपने कस्बे औरंगाबाद पहुंचा। उम्मीद के अनुसार हमेशा की तरह दरवाज़ा माँ ने ही खोला। अपने सामने यूं अचानक विनय को देखकर सुमन जी तो खुशी से झूम उठी और विनय के पिताजी पुरुषोत्तम जी को आवाज़ लगाई, अजी विनय के पिताजी बाहर आइए, देखिए तो कौन आया है। पत्नी की आवाज़ सुनकर पुरुषोत्तम जी बाहर आते हैं। वे भी अपने बेटे को देखकर खुशी से फूले नहीं समाते और बेटे के सर पर
प्यार से हाथ फिराते हैं। दोनों माता पिता को अपने इकलौते बेटे विनय से मिलकर दिल को करार आ गया था। सुमन जी ने अपने बेटे की पसंदीदा मटर पनीर की सब्जी बनाई और विनय को अपने हाथों से खिलाई। सुमन जी तो बेटे की आने की खुशी में जैसे सुध बुद्धि खो बैठी थी, लेकिन पुरुषोत्तम जी ने बेटे के चेहरे पर पसरी परेशानी को साफ पढ़ लिया था। उन्हें लगा कि बेटे की परेशानी का कारण मुंबई जाकर फिल्मी दुनिया में काम न मिलना है, इसलिए वह बेटे को तसल्ली देते हुए बोले, देखो बेटा विनय, यह फिल्मी जगत का क्या है, वहाँ तो अभिनेता बनने का सपना आंखों में सजाए हर रोज हजारों लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन यह फिल्मी दुनिया हर किसी को रास नहीं आती। मुंबई तो माया नगरी ही ऐसी है, जिसको अपना ले उसे सर का ताज बनाकर माथे पर सजा लेती है और जिसको ठुकरा दे उसको पैरों तले रौंद देती है। विनय चुपचाप पिताजी की बात खत्म होने का इंतजार करता रहा। तभी सुमन जी ने पुरुषोत्तम जी की हाँ में हाँ मिलाई और बोली, हाँ बेटा, तुम यही हमारे साथ रहो, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हमारी आंखों का तारा हो, तुम्हारे बिना हमारा अकेले यहाँ मन नहीं लगता, और वैसे भी भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, खुद की जमीन है, घर का अनाज, फल, सब्जियाँ, ताज़ा दूध, दही, भगवान की दया से किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, और फिर तुम तो हो भी हमारे इकलौते बेटे, यह सब आखिर तुम्हारा ही तो है बेटा। बेटा तुम फिक्र मत करो, हमारे साथ रहकर खेती में हाथ बटाओ, पिताजी का और बागों की भी अच्छे से देखभाल करो। उनको कहाँ मालूम था कि बेटे की परेशानी का कारण तो कुछ और ही है। माँ और पिताजी की बात पूरी हुई तो विनय बोला, माँ, पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे फिल्मी दुनिया में काम ना मिला तो क्या हुआ, कैमरामैन की नौकरी भी कोई बुरी नहीं है। दरअसल बात यह है, छोटे पर्दे पर काम करने वाली एक अभिनेत्री मुझे पसंद आ गई है और वह भी मुझे पसंद करती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, बस आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। हमारे रिश्ते की बात करने ही मैं आपसे मिलने औरंगाबाद आया था। विनय की बात सुनकर दोनों माता पिता एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पुरुषोत्तम जी ने सहजतापूर्वक कहा, बेटा आखिर वह कौन है, हमें भी तो उसका नाम बताओ। विनय ने जैसे ही अंकिता का नाम लिया तो दोनों माता पिता चौंक गए। सुमन जी बोली, हे भगवान, वही अंकिता जो उड़ान हमारी तुम्हारी नाटक में लता की जालिम ननंद का किरदार निभाती है, वह जालिम विलन, उसी की बात कर रहा है ना तू। विनय इससे पहले कुछ बोलता, सुमन जी ने फिर बरसना शुरू कर दिया, हे भगवान, मेरे बेटे को उस चुड़ैल ने अपने जाल में फंसा कर रख लिया। वह तो मुझे फिल्मी पर्दे पर ही इतनी निर्दयी और क्रूर लगती है। बेचारी लता बहू पर हर समय अत्याचार करती रहती है, सताती रहती है, दिन भर उसे फंसाने की साजिश करती रहती है। अगर वह चुड़ैल इस घर में बहू बनकर आ गई तो सत्यानाश हो जाना है इस घर का। विनय माँ की बातें सुनकर हंसते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी भोली भाली माँ, आप भी बात को कहाँ से कहाँ ले गई। मेरी प्यारी माँ, फिल्मी दुनिया अलग होती है और असल दुनिया अलग। वह तो महज एक किरदार है जो अंकिता पर्दे पर निभाती है। माँ पिताजी, असल जिंदगी में अंकिता बहुत अच्छी है, बिल्कुल सुशील, संस्कारी और विनम्र स्वभाव वाली। विनय की बात को काटते हुए पुरुषोत्तम जी बोले, बेटे तुम न समझ पाओगे, तुमने अभी वह दुनिया नहीं देखी जो हमने देखी है। यह फिल्मी जगत के लोग अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और। पिताजी, अंकिता बिल्कुल माँ जैसी ही है, आप लोग देखना, घर में आते ही वह सबका मन मोह लेगी। इसी तरह दलीलें पेश करते करते विनय ने आखिरकार माँ पिताजी को अंकिता से शादी करने के लिए मना ही लिया, लेकिन इस शर्त पर कि शादी के बाद अंकिता फिल्मी जगत से सारे रिश्ते नाते खत्म कर लेगी। इस तरह अपनी फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर अंकिता बहू बनकर विनय के घर औरंगाबाद आ गई।
विनय की तो खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन घर की यह सुख शांति कुछ ही दिनों की थी, क्योंकि फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखने वाली अंकिता घर का अब जो थिएटर बनाने वाली थी उससे सब लोग अनजान थे। आते ही अंकिता ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। अभी शादी को सिर्फ तीसरा ही दिन हुआ था कि विनय ने माँ से वापस जाने की बात कर डाली। विनय की बात सुनकर माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोली, बेटा अभी तो शादी को सिर्फ। माँ की बात काटते हुए विनय ने कहा, माँ आपकी बात और बाबूजी की शर्त मानकर अनु ने टेलीविज़न की दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन अब आप लोग हम दोनों से यह उम्मीद मत रखिएगा कि हम दोनों यहाँ गांव में गाय भैंसों के बीच रहेंगे। अनु यह सब माहौल की बिल्कुल आदी नहीं है। मैंने टिकट बुक करवा ली है, कल ही मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। बाबूजी के समझाने पर भी विनय और अंकिता अपनी जिद पर अड़े रहे। अंकिता ने विनय से शादी ही इसी लक्ष्य के साथ की थी कि उसके पास गांव में जमीन है जिसकी कीमत लाखों में है। जमीन को बेचकर मुंबई में एक अच्छा सा घर खरीदा जा सकता है। अब जो कि उसका मकसद पूरा हो गया था, वह इस छोटे से कस्बे में क्यों रहने लगी। पूरे दिन घर में इसी बात पर बहस चलती रही और इस तरह बेटे से बिछुड़ने के ख्याल से ही सुमन जी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। माँ की तबीयत को देखते हुए विनय और अंकिता को मन मसोस कर वहीं रुकना पड़ गया, लेकिन अंकिता ने मन में ठान लिया था कि वह इस बुढ़िया को तो ऐसे मजा चखाएगी कि याद रखेगी। जब से शादी हुई थी अंकिता कमरे से बाहर कम ही निकलती थी। एक दिन वह बाहर निकली तो सासू माँ को भैंस के गोबर के उपले थापते हुए देखा तो बोली, छी छी छी, व्हाट इज दिस, ये क्या कर रही है तू। विनय के पीछे अंकिता सुमन जी को या तो नाम लेकर या बुढ़िया बोलकर संबोधित किया करती थी। अब तू इन्हीं हाथों से मेरे लिए खाना बनाएगी। छी छी छी, बुढ़िया तू क्या इन गंदे हाथों से मुझे खाना बनाकर खिलाएगी। फूड पॉइजनिंग करके मुझे मार डालना चाहती है। सुमन जी कुछ सहम कर बोली, नहीं नहीं बहू, मैं क्यों तुम्हें मारना चाहूँगी भला, वैसे भी मैं खाना अच्छे से हाथ धोकर बनाती हूँ। अंकिता चिल्लाते हुए बोली, बुढ़िया तुझे इतना कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वीनू से बोलकर कल ही अपने लिए एक अच्छी सी मेड का इंतजाम करवा लूँगी। बल्कि तू ऐसा कर बुढ़िया, आज भी मेरे लिए खाना मत ही बना, मैं अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लूँगी। वैसे भी जब से मुंबई से आई हूँ अपने फेवरेट फास्ट फूड को भी तरस गई हूँ। तू ही बना इन गोबर वाले हाथों से अपने लिए खाना। सुमन जी चुपचाप खड़ी सब सुनती रही। शाम का वक्त था। आंगन में बैठे दोनों दंपत्ति बातें कर रहे थे। तभी बहू कमरे से गाना गुनगुनाते हुए बाहर निकली और बाथरूम में घुस गई। उसको गाना गाते देख दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर बातों में लग गए। थोड़ी देर बाद जब बहू नहाकर तौलिया लपेटकर बाथरूम से निकली तो बहू को ऐसी अवस्था में देखकर दोनों सास ससुर की चीखें निकल पड़ी। हाय भगवान, हे भगवान। जल्दी से सास पलंग से खड़ी हुई और आंगन में सूख रही साड़ी उतारकर बहू के ऊपर डाल दी। बहू आग बबूला हो उठी और साड़ी को दूर फेंककर मारा और सास को धक्का देते हुए बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर साड़ी फेंकने की। यू ओल्ड पीपल, आजकल के फैशन कभी पता नहीं तुम लोगों को। मुझे टॉवेल में देख रिएक्ट तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। अगर ज़्यादा चूं चपड़ की ना तो ये टॉवेल भी उतार कर फेंक दूंगी, समझे बुढ़े। इतना सुनकर ससुर जल्दी से कमरे में जा पहुँचे। सास भी पीछे पीछे कमरे में चली गई। ये क्या हो गया जी, हमारे घर का तो सत्यानाश हो गया। ऐसी बहू आने से क्या सोचा था हमने अपने इकलौते बेटे के लिए, लेकिन ये हो क्या गया है। कोई संस्कारी लड़की आती घर को स्वर्ग समान बना देती, हम भी चैन सुकून की सांस लेते और चैन सुकून से ही मर जाते। लेकिन सुमन जी ने दुखी स्वर में कहा तो पुरुषोत्तम जी भी दुखी मन से बोले, ऐसी बहू हमारे यहाँ दूर दूर तक भी कोई नहीं है। अभी इतना कुछ हो ही रहा है,
आगे पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। दोनों अफसोस में सर पकड़कर बैठ जाते हैं। तभी बाहर से विनय के आने की आहट सुनते हैं तो कहते हैं कि हमें विनय से बात करनी पड़ेगी। दोनों खड़े होकर कमरे से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके बाहर आने से पहले ही विनय अपने कमरे में घुस जाता है और कमरे से बहू के बोलने की आवाज़ें आती है। दोनों दंपत्ति फिर से कमरे में आकर बैठ जाते हैं। आज की बहू की इस हरकत से उनका दिल बैठा जा रहा था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये घर की मान मर्यादा की बात है। इसलिए दोनों को बहुत चिंता सता रही थी। साथ में उन्हें विनय और इस घर की चिंता भी सता रही थी। आने वाली पीढ़ी क्या ऐसी होगी? क्या जरा भी मान मर्यादा का ख्याल नहीं होगा? बड़ों का आदर सम्मान क्या होता है? क्या आने वाली पीढ़ी ये नहीं जान पाएगी? ये सब सवाल उनके मन में समुद्र में आई सुनामी की तरह उठ रहे थे। तभी बेटा गुस्से से लाल कमरे में आता है और माँ बाप को खरी खरी सुनाने लग जाता है। मम्मी, पापा, आपको क्या ज़रूरत है अनु को कुछ कहने की? वो मेरी पत्नी है, मुझे पता है उसे कैसे रखना है। आपको तो उसकी हर एक चीज़ में कमी नज़र आती है। वो चाहे तौलिया लपेटकर बाहर आए या बिना तौलिया लपेटे ही बाहर आ जाए, आपको कोई हक नहीं उसे कुछ कहने का। आप लोग उसकी तरफ देखते ही क्यों हैं? वो मॉडर्न लड़की है, खुले विचारों की है। आपको मालूम तो है नहीं आज के दौर का, आज के फैशन का। पुराने दौर में जी रहे हैं अभी भी। अरे अपनी सोच बदलिए, अपना नज़रिया बदलिए, तभी समाज बदलेगा। विनय गुस्से में एक सांस में बोले जा रहा था और अपने माता पिता का अपमान करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रहा था। उसके माता पिता एकटक उसके मुंह को देखे जा रहे थे। यह वही बेटा है जिसे हमने बोलना सिखाया है, जिसे हमने चलना सिखाया है, जिसे हमने इस समाज में जीना सिखाया है। आज वही बेटा हमें सोच बदलने, नज़रिया बदलने का मशवरा दे रहा है। जरा भी शर्म नहीं कर रहा है, कैंची की तरह जबान लड़ा रहा है। यही बातें दोनों माता पिता के दिमाग में दौड़ रही थी, लेकिन अब बोल भी क्या सकते हैं जब उसने अपनी सोच ऐसी बना ही ली है तो। लेकिन फिर भी पुरुषोत्तम जी खुद को बोलने से रोक नहीं पाए। विनय, बहू की आज हरकत पर तुम पर्दा डाल रहे हो, जबकि आज की हरकत पर्दा डालने वाली नहीं है। आज पर्दा डाल रहे हो तो कल ना जाने वह क्या क्या करेगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए पत्नी की हरकत को सही ठहराते हुए। कल को बहुत पछताओगे तुम विनय। हाँ हाँ, मैं खुद देख लूँगा। यह कहते हुए मस्त मगन होकर कमरे से बाहर चला गया। दोनों फिर से सर पकड़कर बैठ गए। 2 दिन बाद घर में 2 लड़के आए अंकिता से मिलने। अंकिता भी उनसे बहुत मित्रता पूर्वक मिली और अपने कमरे में ले गई और विनय को नाश्ता पानी लेने भेज दिया। यह देखकर दोनों माता पिता चिंताजनक हो उठे। बेटे ने नाश्ता पानी लाकर माँ के हाथों में थमा दिया और जल्दी तैयार करके खुद को आवाज़ देने के लिए बोल दिया। माँ ने नाश्ता तैयार किया और बेटे को आवाज़ लगाई। बेटा आया और नाश्ता उठाकर कमरे में ले गया। कमरे से बहुत हंसी मजाक की आवाज़ आ रही थी, जो माता पिता के सीने पर वार कर रही थी। वे दोनों लड़के 2 घंटे में गए और फिर हर रोज़ उनका आना जाना रहने लगा। माँ से कभी नाश्ता बनवाते तो कभी खाना। पुरुषोत्तम जी गुस्सा हुए तो विनय ने फिर से उनका अपमान किया। बेटा, यह सब ठीक नहीं है। हमारे घर में यूँ गैर लड़के आ रहे हैं। घर की बहू उनके साथ यूँ हंसी मजाक कर रही है। यह विनाश का कारण बन सकता है। पापा, आपको हर बात में विनाश नजर आता है। ये उसके दोस्त हैं, अगर आ भी गए तो कौन सी आफत आ जाएगी। विनय अपने पापा पर भड़कने लगा और पत्नी के पास चला गया। अनु विनय को कहती, विनू, मुझे एक सीरियल लीड रोल ऑफर मिल रहा है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है, विनय ने खुश होकर कहा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? विनय ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। वह शर्त ये है कि मुझे अशोक के साथ मुंबई में ही रहना पड़ेगा।
अशोक और गगन अंकिता के पास आने वाले लड़कों के नाम थे, लेकिन क्यों? अशोक के साथ ही क्यों? अशोक ही वह रोल मुझे दिला रहा है, क्योंकि उस सीरियल में अशोक ही लीड रोल में है, तो उसके साथ ही रहना है मुझे। नहीं अनु, तुम उसके साथ नहीं रह सकती। तुम मेरी पत्नी हो, मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा तुम्हें। अच्छा, अब तुम मुझे इजाज़त दोगे? मुझे कहाँ रहना है, कहाँ नहीं, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं? अंकिता ने गुस्से में बोला। तो इस बात को लेकर दोनों में बहस हो गई और अंकिता ने विनय पर हाथ उठा दिया। माता पिता को सब आवाज़ आ रही थी, दोनों परेशान हो रहे थे। विनय गुस्से में बाहर भाग गया और अंकिता सो गई। दोनों माता पिता अपने बेटे के लिए परेशान हो गए। पुरुषोत्तम जी रात में ही अपने बेटे को ढूंढने गए तो वह नुक्कड़ पर चबूतरे पर बैठा था। पुरुषोत्तम जी उसे मनाकर घर ले आए और उसे उसके कमरे में भेज दिया। कमरे में दोनों पति पत्नी की सुलह हो गई और सो गए। जब सुबह विनय जागा तो उसने अंकिता को अपने पास लेटे हुए नहीं पाया, तो वह बाहर आकर बैठ गया। उसने सोचा बाथरूम में होगी। बाथरूम से माँ बाहर निकली तो विनय परेशान हो गया और घर के सभी कमरों और सब कोनों, छत पर अपनी पत्नी को पागलों की तरह ढूंढने लगा। उसे यूं पागल होते देख माता पिता भी परेशान हो गए। उन्होंने पूरा घर छान मारा, मोहल्ले और आसपास में भी अंकिता को ढूंढ लिया, लेकिन अंकिता कहीं नहीं मिली। विनय वापस अपने कमरे में आया तो उसने तकिया उठाया। उसे एक लेटर मिला जो विनय के नाम था, जिसमें लिखा था, देखो विनय, मैं तुम्हारे लिए अपनी खुशियों, अपनी ख्वाहिशों, अपने अरमानों और अपने सपनों, अपनी ऊंचाइयों का गला नहीं घोट सकती। मेरा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। मैं भी आसमानों में उड़ना चाहती हूँ। तुम मेरे पंख काट देना चाहते हो, मैं अपने पंख काटने नहीं दूंगी। इसलिए जा रही हूँ दूर, तुमसे बहुत दूर। अब कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, कभी तुम मुझे देख नहीं पाओगे, क्योंकि मैं आने वाली फिल्मों की हीरोइन बनने वाली हूँ। सो बाय बाय विनू। लेटर पढ़ते ही विनय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। दोनों माता पिता ने उसे उठाया, बेड पर लेटाया, पानी के छींटे मारी, तब जाकर उसे होश आया। माँ ने उसे पानी पिलाया। पुरुषोत्तम जी ने वह लेटर पढ़ा तो उनके भी होश उड़ गए। होश में आते ही विनय माँ बाप के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा और बेतहासा रोने लगा। मम्मी पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अंकिता हमारे घर की बहू बनने के लायक ही नहीं थी। उसने मुझे धोखा दिया, मेरी दुनिया उजाड़कर चली गई। आपके लाख समझाने पर भी मैं नहीं समझा, जिसका परिणाम आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। मुझे मार डालिए, मेरा गला घोट दीजिए, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैंने जिस लड़की के लिए अपने देवी देवता समान माता पिता का अपमान किया, आज वही मुझे लात मारकर चली गई। वह फूट फूट कर रो रहा था। उसे देखकर, उसकी बातें सुनकर माता पिता की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने बेटे को माफ़ कर गले लगा लिया। पुरुषोत्तम जी बोले, बेटा, बड़े जो बोलते हैं अपनी समझ से ही बोलते हैं, अपने अनुभव से बोलते हैं। हाँ बेटा, हमने जीवन जिया है, बहुत कुछ देखा है। माँ ने भी पति की बातों में बोलते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी ने ही तुम्हारी आंखें खोल दी बेटा। पापा, वो मेरी पत्नी नहीं है, उसे मेरी पत्नी मत बोलिए। ठीक है बेटा, नहीं बोलेंगे। लेकिन बेटा, क्या तुम्हें पता है, वो सामने वाली गली के संतोष अंकल की बेटी नेहा है ना, वो तुम्हें कितना चाहती है, वो भी बचपन से ही। अच्छा, लेकिन मुझे तो कभी उसने कहा नहीं। वो तो बहुत अच्छी लड़की है। विनय ने सोचते हुए कहा, हाँ बेटा, बहुत संस्कारी लड़की है, तू उससे शादी कर ले। पहले तो विनय नहीं माना, लेकिन माता पिता ने उसे मना लिया और रिश्ता लेकर नेहा के घर जा पहुँचे। तो नेहा के माता पिता ने विनय की पत्नी के बारे में पूछा। विनय के माता पिता ने उन्हें सब बता दिया, लेकिन नेहा के माता पिता नहीं माने। नेहा विनय को बचपन से ही प्यार करती थी और उसके साथ शादी के सपने संजोती थी।
तो उसने अपने माता पिता को मना लिया और दोनों की शादी हो गई। नेहा के आने से उनका घर जगमगा उठा। अपनी सास के साथ नेहा अपनी माँ की तरह ही रहती और सास ससुर की खूब सेवा करती। नेहा और विनय एक दूसरे को देखकर खुश होते। इसी तरह दिन गुजरते गए। 1 साल बाद नेहा ने नन्ही परी को जन्म दिया, जिससे उनके घर को और रोशन कर दिया। उधर मुंबई में अंकिता के साथ धोखा हुआ। काम का लालच देकर अशोक और गगन ने उसके साथ बहुत गलत किया, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अब अंकिता पागलों की तरह इधर उधर घूमती रहती। उसे रास्ते में जो कुछ भी पड़ा हुआ मिल जाता, किसी का जूठा भी पड़ा मिल जाता, उसी को खा लेती। एक दिन विनय किसी काम से मुंबई गया था और वह अंकिता से टकरा गया। अंकिता को पागल अवस्था में देखकर उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था। उसे वह दिन याद आ गए जिस दिन उसने उसके भोले भाले माँ बाप को उल्टी सीधी बातें कहकर और उसे छोड़कर पैसों के लालच में उस माया नगरी में आ गई थी, जहाँ उसकी यह दुर्दशा हो गई। उसे अपना कहने वाला वहाँ कोई नहीं था। फिर भी विनय ने मानवता के नाते उसे पागल खाने में भर्ती कर दिया और कुछ पैसे भी जमा कर दिया ताकि उसका इलाज ठीक से हो सके। दोस्तों, माया नगरी में जाने वाला हर इंसान बुरा नहीं हो सकता। यह तो अपने अपने नज़रिए की बात होती है, वरना कोई भी इंसान मुंबई जैसे शहर में जाना पसंद ही नहीं करता। जरूरी नहीं कि हर इंसान पैसों की चकाचौंध में अपने माँ बाप और रिश्ते नाते को भूल जाए। कोई कोई ही ऐसी सोच के होते हैं जिन्हें उनके बुरे कर्मों का परिणाम भी भुगतना पड़ता है, वरना बहुत से अच्छे लोग भी मुंबई जाकर मानवता का परिचय देते हैं। अमीर गरीब सभी को सम्मान देते हैं। यह तो अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं। हमें हमेशा सभी के साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार ही मरने के बाद अपने साथ जाता है। अर्थात लोग हमारे मरने के बाद हमारे व्यवहारों का ही गुणगान करते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।